3.0 पर बड़े सवाल अभी भी विपक्ष कर रहा है। भले ही सरकार बन गई, शपथ हो गई, लेकिन अभी भी 3.0 पे यानी मोदी 3.0 सरकार पर बड़ा विपक्ष जो है वो तंज कस रहा है। वही अस्थिरता की बातें चल रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं? तंज कसने को कुछ बचा नहीं है विपक्ष के पास। 37 लोग इकट्ठा होकर गठबंधन बनाए, 243 सीट लेके आए हैं। उसके बाद भी सरकार बनाने का दावा ठोकने की औकात नहीं है इन लोगों की। मोदी जी पर तंज कसते हैं। 400 सीट पार का नारा दिया था, 400 सीट पार नहीं हो पाए। मोदी जी अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि ये विपक्ष अपने लिए प्रचार नहीं करेगा, अपने लिए वोट नहीं मांगेगा, अपनी कोई उपलब्धि जनता को नहीं गिनाएगा, जिसके आधार पर देश की जनता इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को वोट दे। ये जनता के बीच में जाकर यही बोलते रहे मोदी जी को 400 पार नहीं होने देना, भले ही उनकी 399 सीटें रह जाएं। यही कारण रहा कि खुद मोदी जी को 400 रोकने के चक्कर में अपने 99 के चक्कर में ये जाकर रुक गए हैं। तो इनके पास मोदी जी को 3.0 रोकने के लिए कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस वाली बातें नहीं करती है, लगती है हमें नॉन सेंस बातें करते हैं। कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है कांग्रेस पार्टी की जो गिना सके, सिवाय नसबंदी और इमरजेंसी लगाने के। गठबंधन के लोग हैं, इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है सिवाय जॉब के बदले जमीन लेने के लिए। तो ऐसे लोग जब गठबंधन में बैठे हैं, कट्टर ईमानदार दिल्ली के, वो भी गठबंधन में थे भाई साहब, कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, तिहाड़ की रोटी खा रहे हैं। क्या कहते थे? शिक्षा बहुत बढ़िया है हमारी। खुद का शिक्षा मंत्री तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहा है। कहते थे हमारा स्वास्थ्य मॉडल बहुत बढ़िया है। खुद का स्वास्थ्य मंत्री तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहा है। खुद भाई साहब कहते हैं जेल से सरकार चलाऊंगा। खुद मुख्यमंत्री जी तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। नैतिकता नाम की कोई चीज इन लोगों के अंदर नहीं बची है। ऐसे धूर्त राजनेता जब भी दिल्ली राज्य की सत्ता पर या देश के राज्य की सत्ता पर ऐसे लोग बैठेंगे जो गठबंधन बना के विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहे, तो देश का उद्धार कैसे करेंगे? ये तो बहुत अच्छा है। भारतवर्ष की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि भारत देश की जनता ने लोकतंत्र की हत्या होने से बचा ली, संविधान की हत्या होने से बचा ली। क्योंकि अगर ये लोग सत्ता पर बैठ जाते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, तो संविधान की और लोकतंत्र की हत्या होना 100% सुनिश्चित है। देखिए जो हुआ है वो जग जाहिर है। गठबंधन बनने से सीटें तो लगभग कम हुई हैं और आने वाले समय में जो है वो 3-4 स्टेट्स में चुनाव आ रहा है विधानसभा का। तो क्या अगर ये लोग मिलकर लड़ेंगे तो क्या कहीं और भाजपा को जो विधानसभाओं में भी परेशानी और कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है या कमी का? देखिए भाजपा का 400 पार जो नहीं हो पाया, इसके पीछे जो मुझे व्यक्तिगत रूप से वजह लगती है वो सिर्फ ये कि कुछ जगह पर जमीनी ग्राउंड को समझ नहीं पाए, कार्यकर्ता थे नहीं पहुंच पाए। कारण एक रहा, मेन गर्मी का मेन एक कारण रहा, जिसकी वजह से वोटर भी हमारा बाहर निकल कर नहीं आ पाया। दूसरा एक आरोप लगाता है अयोध्या आप हार गए। भाई अयोध्या जी तो लोकसभा सीट ही नहीं है, वो तो सीट ही फैजाबाद की है। अयोध्या विधानसभा है, विधानसभा में हम 672 वोटों से लगभग जीते हैं। तो ये लोग हमेशा देशवासियों को गुमराह करने की बात करते हैं, अपनी कोई उपलब्धि लेके जनता के बीच में नहीं आ रहे, मोदी जी के कार्यों को भी नहीं गिना पा रहे हैं। मोदी जी ने इतने अच्छे कार्य जनता के लिए किए हैं, देश के लिए किए हैं। राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई है, हाईवेज बनवाया है, उज्ज्वला गैस योजना दी है, नारी वंदन शक्ति अधिनियम लेकर आए हैं, 3 तलाक का कानून उन्होंने पास किया है। तो इसी चीजों से खुश होकर, प्रभावित होकर देश की जनता ने माननीय मोदी जी को बहुमत दिया है। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर 272 सीटें नहीं मिली है। आप मेरा सवाल नहीं समझे शायद। मेरा सवाल ये था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ये गठबंधन जारी रहा तो जैसे इसमें नुकसान हुआ है, क्या अन्य स्टेटों में भी विधानसभा चुनाव में भी उसका नुकसान उनको? मैंने जवाब दिया आपको, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा, ना गठबंधन को होगा, ना एनडीए को होगा, ना भारतीय जनता पार्टी को होगा। इनका हमेशा फायदा ही होना है, क्योंकि इनके पास नुकसान करने के लिए कोई ऐसी चीजें नहीं है जिससे ये नुकसान के अंदर सीटों का इनको नुकसान है। फायदा ही होना है, नुकसान नहीं। लेकिन विधानसभा ये जो लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव ने संविधान हाथ में उठाया और बताया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बदल देंगे मोदी सरकार, तो विपरीत परिणाम देखने को मिला। और इसी तरीके की अगर चीजों को लेकर चलेंगे तो क्या नुकसान जाहिर नहीं होगा? जनता समझदार है, जनता जानती है संविधान बदलना होता तो 10 साल मोदी जी ने सत्ता पर राज किया है, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, संख्या बल पूरा था। जब धारा 370 संख्या बल के आधार पर वो हटा सकते हैं तो ये संविधान भी बदल सकते थे, लेकिन मोदी जी ने नहीं बदला। हाँ एक बात है, संविधान में जहाँ संशोधन होने की बात होगी, देशवासियों के हित की बात करनी होगी, वहाँ पर संशोधन करने की आवश्यकता है, वहाँ पर संशोधन होना चाहिए। इस बात को देश की जनता स्वीकार करती है। इसी आधार पर मोदी जी को दोबारा उन्होंने तीसरी बार सत्ता पर बिठाया है कि आप आइए, संशोधन में संविधान में संशोधन
गठबंधन करने की आवश्यकता है ताकि देश के नागरिकों को और ज़्यादा न्यायप्रिय संगत मिल सके, जस्टिस मिल सके, तो आप उसको कीजिए। नुकसान विधानसभा के चुनावों में, भावी चुनावों में 1% नहीं होगा और इनकी संख्या बल और बढ़ेगी। दिल्ली में जो है वो विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है, ऐसे में क्योंकि बार बार दिल्ली की जनता 7 सीट दे देती है भाजपा को, विधानसभा में जिता देती है केजरीवाल को, इस बार क्या लगेगा? केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर पानी के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। पानी फ्री है, बिजली फ्री है। आज दिल्ली की 3 करोड़ जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। हमेशा कहते थे मैं अच्छा नल दूंगा, स्वच्छ नल दूंगा, स्वच्छ जल दूंगा, नल में जल दूंगा, आरओ वाटर दूंगा। ये कैसा आरओ वाटर है? टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर टैंकरों में चढ़ जाते हैं, टैंकरों में पाइप डालकर अपनी बाल्टी में पानी भरकर बच्चों को पिलाने के लिए लेकर आते हैं। जो व्यक्ति लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, अपनी नौकरी छोड़ते हैं, कारोबार छोड़ते हैं ताकि बच्चों को एक बाल्टी पानी मिल जाए। इसलिए ये हालत कर दी है केजरीवाल ने। पानी के नाम पर इनको हमने वोट दिया और आज पानी की बूंद बूंद को ले तरस रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए, पानी देना सरकार का काम होता है। पानी किससे मांगने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट पानी देगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने आपको वोट दिया है आपको दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता को पानी देना सरकार का काम है, केजरीवाल सरकार का काम है। उत्तर प्रदेश पानी नहीं दे रहा, हिमाचल पानी नहीं दे रहा और आपका हरियाणा पानी नहीं दे रहा। क्यों भाई? हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस से तुम दिल्ली में गठबंधन करके बैठे हो, तो क्यों तुम्हारे को पानी नहीं दे रहा? क्यों तुम्हें हिमाचल पानी क्यों नहीं दे रहा? इससे ये चीज को बताओ। पानी की कोई आपूर्ति की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर। जब टैंकरों से व्यापारीकरण हो रहा है, पानी टैंकरों से चोरी होकर नंबर 2 को उसमें बेचा जा रहा है, तब ये सारी चीजें। और पत्रकार महोदय, दिल्ली की हालत केजरीवाल ने वो कर दी है कि अगर आपकी जेब में 20 रुपए का नोट नहीं है तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में आप प्यासे मर जाएंगे। इतनी बोतलों में पीने का पानी मिल रहा है, 20 रुपए की बोतल पानी लेकर पीनी पड़ रही है दिल्ली वालों को। हमारे जो नल है दिल्ली वालों के, उसमें कैसा पानी सप्लाई हो रहा है? पीला पानी, काला पानी, बदबूदार पानी, झागदार पानी। केजरीवाल ने तो दावा किया था, मतलब स्वच्छ पानी, साफ पानी, फ्री पानी। फ्री पानी, और फ्री पानी के लिए बोला पानी फ्री दूंगा, एक पानी फ्री दूंगा, लेकिन पानी के बिल आते हैं। अभी आपने देखा बिजली फ्री है। तिहाड़ जेल जाने से पहले भाई साहब इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर बिजली के बिल फाड़ते हुए घूम रहे थे। बोले थे मेरी सरकार से बिल गलत छप गए। गलत छप गए का मतलब क्या है? आप भ्रष्टाचार करना चाहते थे, बिल गलत छपेंगे। बिजली के दफ्तर में लोग बिल जमा कराने जाएगा, वहाँ आपके दलाल खड़े होंगे। कितने का बिल है जी? 4 लाख का है, हम आपको 1 लाख में सेटल करा देते हैं, 50,000 रुपये हमारी रिश्वत दे देना, आपको 2 लाख का फायदा हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार का नया मॉडल केजरीवाल ने स्थापित किया है। केजरीवाल का नाम भारतवर्ष की जनता इतिहास में लिखा जाएगा कि इससे बड़ा भ्रष्टाचारी, इससे बड़ा घोटालेबाज, इससे बड़ा घपलेबाज, केजरीवाल से ज्यादा घोटालेबाज, घपलेबाज, भ्रष्टाचारी भारतवर्ष की राजनीति में आज तक न पैदा हुआ है और न भविष्य में होगा। इस बात को आप लिख लीजिए, आज मैं कह के जा रहा हूँ इस चीज को। और अभी तो इनका सिर्फ एक ही फाइल खुली है, दिल्ली शराब घोटाले की। अगर केंद्र सरकार, LG साहब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, केजरीवाल सरकार के सारे विभागों की फाइल खोल दें तो ये घोटाला लगभग सारे विभागों का 1 लाख करोड़ से कम नहीं निकलेगा। इस बात को मैं गारंटी से कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, अपने शब्दों से वापस नहीं हटूंगा। शर्त एक ही है, घोटाले सारे विभागों की फाइल खुलनी चाहिए और ताबड़तोड़ उनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उनकी सीट थी करहल, अखिलेश यादव ने छोड़ दी है और अब उन्होंने केंद्र की राजनीति में कदम रखा है। क्या लग रहा है कि नुकसान उत्तर प्रदेश में भी इसका होने वाला है? मोदी जी को एकदम टारगेट करके ये सारे लोग एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव एक अलग विषयों पर लड़ा जाता है। वो भारतवर्ष के जो मुद्दे होते हैं, भारत की जनता के मुद्दे होते हैं, उन पर लड़ा जाता है। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो दोनों चुनावों का स्वरूप अलग होता है। विधानसभा में योगी जी को कोई हटा नहीं सकता। योगी जी ने जन जन के लिए इतने अच्छे कार्य किए हैं, भयमुक्त उत्तर प्रदेश दिया है उन्होंने। जिस जनता को क्यों नहीं ले जा पाए? 37 सीट का 5 से 37 हो जाना अखिलेश यादव का, तो कहीं ना कहीं बढ़ावा तो दे ही रहा है। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही चीज का जिक्र भी किया था कि कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी उदासीनता देखने को मिली है। जनता में या कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन विद्रोह या बगावत देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। कुछ गलत बयानबाजी भी कुछ लोगों ने की है। जिस तरह से थी, प्रधानमंत्री जी कई बार बोलते थे कि थोड़ा सा इस तरह के कटाक्ष मत कीजिए, इस तरह के बयानबाजी से बचिए, तो वो भी लोगों में थोड़ा सा अच्छा नहीं महसूस किया, तो उसका भी थोड़ा सा नुकसान हुआ। जो सवाल विपक्ष उठा रहा है अभी भी कि ये सरकार स्थिर सरकार नहीं है, जो फैसले मोदी जी ने उस समय पर जो एक वाइल्ड फैसले लिए थे, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, अब वो उस तरीके से अपने व्यवहार को वहाँ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि 10 साल
साल पूर्ण बहुमत में होने के बाद जिस तरह से कड़े और बड़े फैसले हमें लेने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा तीसरे कार्यकाल के लिए स्थगित करके रखे गए। तो हो सकता है मोदी जी वो सारे कड़े और बड़े फैसले अब जाकर ले, तब जाकर जनता के अंदर जो विश्वास, थोड़ा सा उदासीनता उनको नजर आ रही है, वो पूरी हो पाए। आपको यहीं रुकिएगा, मैं सरदार जी से बात कर लूं। अखिलेश यादव ने अब जो सीट वो छोड़ दी है और केंद्र की राजनीति में कदम रखा है, क्या लग रहा है इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर? तो क्या लगता है उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को सब कोई चाहता है। उसके बाद उनका योगी जी का नंबर है, तो उनको अखिलेश जी को ऐसे मने करने से, प्रयत्न करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज जो है ना, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है कि भाई सुधर जाओ। क्यों? वो अपने राह से थोड़ा भटक गए थे, तो भैया सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो झटका देना पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा झटका दिए हैं कि अपना मैनिफेस्टो से है ना, जो अपना लिखित है, आपका जो लिखा हुआ जो आपका जो लिस्ट है मैनिफेस्टो, उससे मत भटकिए। तो ये भटक गए थे, इसलिए इनको हिंदू लोग जो है, हिंदुस्तान में हिंदू जो है ना, सनातनियों लोग, राम भक्तों लोग जो है ना, वो इनको थोड़ा झटका दिए कि सुधर जाओ, अभी भी चांस है। आप ये मत सोचो कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट नहीं देगा तो हिंदू लोग का क्या होगा, हिंदू का क्या हसर होगा, इसका हिंदू कहाँ जाएंगे, किसको वोट देंगे, ये घमंड में थोड़ा आ गए थे, इसलिए इनको झटका देना जरूरी था। ये झटका दिए हैं और इनको मैंने वापस गद्दी भी बनाने के लिए मौका दिए कि आप गद्दी पर आप ही रहो, और इनको सजीव तो किए हैं लेकिन इनको गद्दी पर नहीं बैठाया, जितना विपक्षियों को और भारतीय जनता पार्टी को गद्दी पर बिठाए हैं जी। तो मतलब इस तरह का अगर माहौल बनेगा तो विपक्ष तो फिर हावी होगा, और हावी अगर विपक्ष होगा तो विधानसभा में नुकसान होना निश्चित है। देखिए, कोई हावी नहीं होगा, ऐसे हवा जो है उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखे, कोई दिक्कत नहीं है, देखना बुरी बात नहीं है, आए जाए, उनको उनका हिंदुस्तान सबका है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपना कहीं भी लिस्ट भर सकते हैं, कहीं भी अपना कोई व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आएंगे मोदी ही, आएंगे योगी ही, मोदी जी के बाद में योगी जी का नंबर है, बच्चा जानता है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है जी। राहुल गांधी के सीट छोड़ने के फैसले पर अभी भी असमंजस चल रहा है, क्या कुछ माहौल है? देखिए, वो तो कभी भी जो है ना, मैं तो यही कहूंगा कि मुस्लिम भाई जितना सादगी से वोट दिए हैं, जितना ईमानदारी से 100% वोट दिए हैं, उनको फायदा क्या मिला? आज 8500 के लिए गारंटी दिए थे, गारंटी कार्ड दिए थे कि 8500 जो है मेरा सरकार आते के साथ, एक मिनट, मेरा सरकार आते के साथ खटाखट सबको देंगे। तो हमारे मुस्लिम भाई सादगी से वोट दिए, क्या धूप, क्या आंधी, क्या तूफान, सुबह मैंने कड़ी धूप में जा करके पसीना बहा करके, और हमारे मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहन हमारे 100% वोट दिए हैं, तो उनको 8500 रुपया मैंने मिलना चाहिए। और जो 100% जब वोट दिए हैं कि हिंदू भाई तो बहुत कम निकले वोट देने के लिए, गर्मी से घबरा गए, भाई इतना गर्मी में कौन जाएगा, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई मुस्लिम बहन सुबह वोट दे उठ करके जितना सादगी से, जितना मोहब्बत से, जितना प्रेम से वोट दिए हैं, उनका हक बनता है 8500 रुपया पर। तो ये कांग्रेस वाले ऐसे नहीं देंगे, उसके लिए दूसरा विकल्प क्या है कि इनका प्रेसिडेंट को जो है ना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए, आरजेडी का मुस्लिम प्रेसिडेंट, तृणमूल कांग्रेस का मुस्लिम प्रेसिडेंट, कांग्रेस का मुस्लिम प्रेसिडेंट, झाड़ू छाप का मुस्लिम प्रेसिडेंट, एक अखिलेश सप्पा का मुस्लिम प्रेसिडेंट। जब तक नहीं होगा तब तक जो है ये 8500 आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाइयों, हमारे मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बहनों को मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उनका हक बनता है। हमारा गुरु नानक देव जी बोलते हैं, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, जिसका हक है उसको पहुंचा के दो। तो उनका हक बनता है, उनको पहुंचा के देना चाहिए। और वो कब मिलेगा? जब अपना प्रेसिडेंट डालेंगे तब मिलेगा। अपना प्रेसिडेंट अगर जनाधार मिला, अपना प्रेसिडेंट जब रहेगा तो ये बस का स्टीयरिंग आपका हाथ में रहेगा, जहां मर्जी ब्रेक मार दो, 100 का स्पीड चलाओ, 10 का स्पीड चलाओ, 200 का स्पीड चलाओ, जितना मर्जी स्पीड चलाना चलाओ, आप जहां मर्जी कुदा दो, जहां मर्जी ब्रेक लगा दो, जहां मर्जी रोक करके नाश्ता पानी कर लो। तो बस का स्टीयरिंग अपने हाथ में रहेगा। कब? जब आपका प्रेसिडेंट खुद का रहेगा जी। धन्यवाद यात्रा जो है राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं बहुत जनाधार मिला है, हम जनता का धन्यवाद कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, जबकि सरकार जो है वो एनडीए की बन चुकी है। देखिए, वो इस टाइप से हवा फैलाते रहे हैं, इस टाइप से हवा अगर नहीं फैलाएंगे तो उनको लोग जो है ना झूठ की राजनीति करते हैं। ये झूठ जब तक नहीं बोलेंगे तब तक इनको जो है सराखों पर लोग नहीं बैठाएंगे। ये झूठ की राजनीति करते हैं, खटाखट ठकाठक। मैं बोलता हूँ मेरे को प्रधानमंत्री बनाइए, मैं उनसे अच्छा झूठ बोलने जानता हूँ राहुल गांधी जी से। मेरे को प्रधानमंत्री बनाइए, सबका अकाउंट में आप जहाँ एक ठिप्पी बोलते हैं ना, अंगूठा पत्ती, जहाँ कोर्ट कचहरी थाना पुलिस, जहाँ मेरे को आप बोलिए अंगूठा पत्ती
जबरदस्ती करवा लीजिए, एफिडेविट करवा लीजिए, मेरे से लिखा पढ़ी करवा लीजिए, जैसे मर्जी वैसे एग्रीमेंट करवा लीजिए, मैं सबको 1-1 करोड़ रुपया उसका अकाउंट में दूंगा। मेरे को प्रधानमंत्री बना दीजिए, 1 करोड़ रुपया एक अकाउंट, एक किसी भी हर नागरिक को, हर भारतीय नागरिक को दूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं हर तरह से आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा और सबको 1-1 हेलीकॉप्टर दूंगा, पर्सनल हेलीकॉप्टर। क्यों? आप अगर बाथरूम सुसु भी करने जाओगे ना तो आप हेलीकॉप्टर में जाओ। आप देखिए केजरीवाल जो है ना, केजरीवाल जी और आप ये जो पप्पू जी क्या बोलते हैं, राहुल गांधी जी, इनके जो है ना, आप जो है ना क्या बोलते हैं, रेवड़ी पर विश्वास कर लेते हो। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा रेवड़ी पर भी विश्वास करो। मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, 1-1 पर्सनल हेलीकॉप्टर दूंगा। जिसको सरकारी नौकरी करनी है मैं उसको कलेक्टर बनाऊंगा, एडीएम बनाऊंगा और जो है ना एसपी, डीएसपी, जिसको जो बनना है, और कमिश्नर भी बनाऊंगा। पकड़ के जबरदस्ती पकड़ के बनाऊंगा। उसका अकाउंट में जो है मैं 1 करोड़ रुपया डालूंगा। पत्रकार साहब ध्यान दीजिए, मैं 1 करोड़ रुपया उसका अकाउंट में दूंगा, बस मेरे को प्रधानमंत्री बना दीजिए। जी, तो मतलब 1 करोड़ रुपए आप देंगे कि मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं राहुल गांधी जो 8500 का, आप 1 करोड़? नहीं, वो कहते हैं ना झूठ की राजनीति करते हैं। मैं उनसे अच्छा झूठ बोलने जान रहा हूँ, उनसे अच्छा झूठ बोल सकता हूँ। आप उनका फ्री रेवड़ी पर विश्वास करते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे देशवासियों, मेरा फ्री रेवड़ी पर एक बार भरोसा करके देखो, मैं जरूर दूंगा। जहाँ लिखा पढ़ी, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, जहाँ बोलिए बयानबाजी, लिखना, एग्रीमेंट करना, सब करूंगा। आपका अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आज प्रधानमंत्री बना, दूसरा दिन से वो खटाखट दे रहे हैं, मैं फटाफट देना शुरू कर दूंगा। एक बार मेरा फ्री रेवड़ी पर भरोसा करो मेरे देशवासियों। आप कुछ कहना चाहें? मैं तो सर एक ही बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली में यमुना जल संकट का। जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो यमुना जी में गंगा की तरह हम डुबकी लगवाएंगे। बोला था बाहर नाव चलवाएंगे और गंगा की तरह डुबकी लगवाएंगे, ये कर पेरिस बनवा देंगे। ये तो पता नहीं कितने वादे करे, पेरिस बन गया सर। आप हरियाणा को चलो बोल दिया, चलो विपक्षी सरकार है, और पंजाब को भी बोल दिया, पंजाब में तो खुद की सरकार है, हिमाचल में खुद की हिमाचल के सुकू सरकार ने परसों बयान दिया है कि हम पानी देंगे तो उतना पैसा लेंगे हम। सर सबसे बड़ी चीज है कि इनको ना लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ना इनसे लोकल जो चीजें वो सॉल्व हुई, ना इनसे कुछ चीज सॉल्व हुई। इन्होंने बस पेरिस का सपना देखा था और कुछ नहीं हुआ इनसे। और गंगा यमुना जहाज देख लो, जमुना का जल स्तर दिन पर दिन, आतिशी को बस बोलना आता है, आतिशी जी को बोलना आता है, आतिशी जी को बस बोलना आता है और थोड़ा सा भोगना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता इनको, और कुछ नहीं आता इनको। इन्होंने पेरिस के इनको यमुना नहीं रहने दी। इनको पेरिस छोड़ो, आप गंगा छोड़ो, इन्होंने यमुना नहीं रहने दी। अखिलेश यादव अब डराने आ रहे हैं मोदी जी को, केंद्र की राजनीति करना चाह रहे हैं। देखो मैं चाहता हूँ कि विपक्ष अच्छा हो, विपक्ष अच्छा हो, अच्छे मुद्दों पे बात करे तो अच्छा भी लगता है। मैं तो चलो बीजेपी की सीट कमाई, अब क्या पता और अच्छा काम हो, जो हमसे गलती है उसको सुधारे। लेकिन यह है कि बात जो होती है ना, इसमें करंट नहीं है, बात मुद्दों की होनी चाहिए और अच्छी बात हो। विपक्ष मजबूत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष मजबूत होने से हमारा ही फायदा है, जनता का फायदा है। बिल्कुल सही, जनता का फायदा है। आपका क्या नाम है सर? चेतन। कहाँ से हैं आप? हम अमरावती से हैं। हैं। गुजरात से हैं। तो 3.0 की शुरुआत मोदी जी के कार्यकाल की हो गई है। विपक्ष लेकिन अभी भी कह रहा है कि ये सरकार लंबा चलने वाली नहीं है। मोदी जी अब जो है पहले जैसे खुले मन का नहीं है, डरे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल डरे हुए नहीं है। मोदी जी की सरकार तो आगे 2 साल और चलने वाली है। जो काम वो इतना बढ़िया कर रहे हैं, 2 बार और, 2 साल नहीं, 2 बार और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हर जगह रोड देख लो, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इनसे और पूछिए, इनसे पूछे और ज्यादा ज्यादा बता पाएंगे। आप तो बताओ, हमको तो इतना ही बताया। चलेगी लंबी सरकार? लंबी चलेगी। मोदी जी जिस करंट में काम करते हो तो उसी करंट में करेंगे? बिल्कुल उसी करंट में करेंगे। हाँ जी, करते रहेंगे, करते ही रहेंगे। सर बीच में आ जाओ, इधर कर दो, आप अच्छा बोल लेते हो तो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आश्रय महेश्वरी, इंदौर से। इंदौर से मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश वालों ने तो पूरा 29 का 29 पूरा भगवा लहरा दिया हमने। तो ऐसा क्या जादू है मध्य प्रदेश में हुआ? जादू ऐसा है कि देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने काफी कुछ काम किया है इस पे, रोजगार लाए वहाँ पे भी, इंदौर को काफी डेवलप भी कर रहे हैं। और अभी आप 6-7 मामा हमारे 6, अभी उनको केंद्र में भी वो दे दी है गद्दी। और अभी 6-7 साल हो गए, इंदौर आज क्लीनलीनेस में नंबर 1 आ रहा है। ऐसे ही नहीं आ रहा है, आज कुछ काम किया होगा। आज 29 सीटें आज बीजेपी की है मध्य प्रदेश में। क्यों है? कुछ तो रीजन होगा ना। आप देखते, अब जिस तरह से अभी देख रहे हैं ओवरऑल जो 241 सीट चाहिए बीजेपी की, बट उसके पीछे काफी कुछ
बट काफ़ी मतलब दिक्कतें आई हैं कहीं पे लोगों को पसंद नहीं आ रहा, उनके तरीके पसंद नहीं आए, हो सकता है इस वजह से नहीं कर रहे होंगे बस। तो लगभग सरकार जो है वो इतनी लंबी चलने वाली है, बिल्कुल करंट में मोदी जी काम करेंगे लग रहा है? करंट में मोदी जी काम करेंगे, लेकिन अभी जो हुआ एक तरह से देखे तो अच्छा हुआ है कि इस तरह से जो बोल सकते हैं मोनोपोली चल रही थी एनडीए की, वो नहीं रहेगी प्रॉपर। तो मतलब काइंड ऑफ अपोजिशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, अपोजिशन का ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। राहुल गांधी मजबूत हो गए? राहुल गांधी मजबूत नहीं हुए, लेकिन एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, सबको इकट्ठा करके तोड़ना मुश्किल रहता था वैसे, लेकिन मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी धन्यवाद यात्रा निकालना, जनता ने कह रहा है बहुत बड़ा जनाधार दिया है। जी क्या समझा नहीं? मतलब कह रहे हैं कि बहुत वोट दिया है जनता ने, खुल के प्यार दिया कांग्रेस। वोट परसेंटेज देखिए ना, वोट परसेंटेज तो सेम ही आया आज भी बीजेपी का 31-32% जो हर बार आता था। बस कहीं ना कहीं जो एक अच्छा नहीं लगा वो अयोध्या का लगा कि जहाँ पे अयोध्या में सीट नहीं मिली बीजेपी को। बाकी ठीक है, अभी इसी प्रकार से बीजेपी भी काम करेगी, जरूरी भी था एक तरह से देखे तो। बट ठीक है, अच्छा काम चल रहा है। तो मोदी जी ने जो 100 दिन का टारगेट सेट किया, 120 दिन का टारगेट सेट किया, टारगेट अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, मोदी जी में है वो क्षमता। बस अभी जैसे ऑपोजिशन भी स्ट्रांग हुआ है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, दिक्कत है, बट स्टिल कर सकते हैं मोदी जी। मोदी जी का पूरा कैबिनेट भी काफी अच्छा है। सरकार मजबूती से चल जाएगी? बिल्कुल चलेगी, चल जाएगी, बिल्कुल। सरकार चलेगी मजबूती से? जी बिल्कुल चलेगी। जैसे विपक्ष तो कह रहा है कि नहीं चलेगी पूरी तरह। मध्य प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया है, भाजपा को लाकर तो जरूर चलेगी। तो हमको ये लगे सिर्फ मध्य प्रदेश और दिल्ली से थोड़ी चल जाएगी। नहीं, आप ओवरऑल देखिए ना, पूरे इंडिया में आज भी है तो मोदी जी ही ना, पूरे सेंट्रल में है मोदी जी। ऑपोजिशन स्ट्रांग हुआ है, लेकिन अभी भी सेंट्रल में मोदी जी बैठे। ये उनके लिए हो सकता है एक सबक हो या जो भी हो, कुछ हर्डल्स आए हो भाजपा के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में भाजपा जरूर इसको वापस कॉप अप करेगी और वापस पूरी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। वापस ये हमारा वादा है। हाँ, हमको विपक्ष तो ऐसा लग रहा है कि वो कह रहा है कि इस बार नहीं, ऐसा नहीं, अगली बार बिल्कुल ही नहीं आएगी। ऐसा कुछ ही नहीं है, आएगी, जरूर आएगी और आगे अच्छी खासी बहुमत से आएगी। ठीक है जी, थैंक यू।